हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 6 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली 2 क्लास में देखे थे, जो आपके भारत, लोक और अर्थव्यवस्था पाठ्य पुस्तक है उसके। इस सीरीज में हम है वो 7वें, 8वें और 9वें 3 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो शेखावटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। यदि आप ये इतना याद कर लोगे तो आपके पूरे मैच पूरे वो 56 मैच 56 लाने में कोई नहीं रोक सकता। ये जो प्रश्न है वो 8 मार्च को भूगोल का पेपर होने वाला है, उसमें अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। ये जो 3 आपका अध्याय है वो लास्ट अध्याय है। इसके बाद हम पुनः मॉडल पेपर हल करेंगे। पहले हमने 5 मॉडल पेपर हल किए थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम 6, 7, 8 और 9 4 मॉडल पेपर है वो और हल करेंगे। आपके लिए लाइव क्लास भी लगाई जाएगी 8 मार्च से पहले। आपको भूगोल के वो संपूर्ण तैयारी पूरे सिलेबस का रिविजन कराया जाएगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपके भूगोल को देख लोगे तो आपके पूरे 56 में 56 नंबर लाने कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले हमने एक मैप की क्लास भी ली थी, उसमें आपके भारत और विश्व के मैप के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी देखना न भूले। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो 7वां अध्याय है परिवहन और संचार से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। जो भारत में सड़कें हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए 20 वर्षीय एक सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, जो 1961 में प्रारंभ की गई। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की शुरुआत कब हुई थी। जो NHAI की स्थापना है वो 1995 में हुई, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। ये NHAI है वो नेशनल हाईवे बनाने काम करता है, इनकी देख रेख का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। भारत के जो आंतरिक जल मार्ग की अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसकी स्थापना 1986 में हुई, और जो NHAI की 1995 में हुई। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, कौन सा परिवहन का प्रकार नहीं है। जो सड़क है वो परिवहन का प्रकार है, जल भी परिवहन का प्रकार है, वायु भी परिवहन का प्रकार है, लेकिन जो मोबाइल है वो एक संचार का माध्यम है, परिवहन का प्रकार नहीं। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल सेवा की शुरुआत है वो 1853 में हुई थी। ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सड़कों की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आगे रिक्त स्थान है, इसमें पहला है, खालजगा तथा खालजगा का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने और ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो परिवहन और संचार है उसका उपयोग है वस्तु की उपलब्धता, जहाँ वस्तु उपलब्ध है उसे जहाँ उसका उपयोग होगा, जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ पर ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए खालजगा अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। जो छोटी दूरियों की यात्रा होती है उसके लिए कौन सा परिवहन है वो उपयुक्त होता है। जो छोटी दूरी की यात्रा होती है उसके लिए सड़क परिवहन है सबसे उपयुक्त होता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग खालजगा किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है, यानी भारत का समुद्री तट है वो कितना है। भारत के समुद्री तट है वो 7517 किलोमीटर है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो तटीय सीमा है वो 7517 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, भारत में भार के अनुसार लगभग तथा मूल्य के अनुसार विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। जो भार का जो भारी माल है उसका 95% व्यापार है वो महासागरीय मार्गों के अनुसार होता है। जो 70% मूल्यवान वस्तु है उनका व्यापार है वो महासागरीय मार्गों से होता है, यानी भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है वो महासागरीय मार्गों से या जलीय मार्ग से होता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को खालजगा मंडलों में विभाजित किया गया। जो भारतीय रेल प्रणाली उसको 16 मंडलों में विभाजित किया गया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपकी परीक्षा में पक्का है वो पूछा जाएगा। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में है वो देना है। ये 1.5 नंबर का प्रश्न है वो रहेगा। इसमें पहला है, सड़क परिवहन के लिए नागपुर योजना कब बनाई गई और ये योजना क्यों क्रियान्वित नहीं हो पाई। जो सड़क परिवहन के लिए नागपुर योजना 1943 में बनाई गई, और जो रजवाड़ा यानी रियासत और ब्रिटिश भारत उसके बीच समन्वय नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, उसके कारण ये योजना असफल रही। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस मंत्रालय है वो किसके अधीन कार्य करता है। ये जो NHAI है भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। जो भूतल परिवहन मंत्रालय है उसके अधीन एक ये संस्था है जो कार्य करती है। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी और किसके द्वारा बनाई गई। विश्व की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो अटल टनल है, यानी अटल सुरंग है, जो 9.02 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा सड़क संगठन है यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई ये सुरंग है। पूरे साल जो मनाली है उसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अटल टनल से प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, ये कथन किसका। ये भी अति महत्वपूर्ण जो रेलवे के महत्व को प्रदर्शित करता है, ये कथन है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। पांचवा प्रश्न है, संचार के व्यक्तिक और सार्वजनिक साधनों की सूची बनाए। जो व्यक्तिक साधन यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सार्वजनिक जिसका सभी प्रयोग कर सकते हैं। जो व्यक्तिक साधन है उसमें पत्र है, दूरभाष यानी टेलीफोन है, तार यानी टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट, ये व्यक्तिक संचार साधन है। और सार्वजनिक में रेडियो है, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह या सैटेलाइट और समाचार, ये है वो सार्वजनिक संचार के माध्यम है।
और पत्र पत्रिकाएं, जनसभाएं, गोष्ठियां और जो सम्मेलन है ये भी सार्वजनिक संचार के माध्यम है। छठा प्रश्न है, किन साधनों का विकास है विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन को मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो विशिष्ट परिस्थिति में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए रज्जु मार्ग यानी जो रोपवे होता है उनका प्रयोग किया जाता है, केबल मार्गों का प्रयोग किया जाता है और पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है, यानी इनका विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट उपयोग के लिए काम किया जाता है। जैसे पाइपलाइन है, इसका उपयोग द्रव्य पदार्थों का परिवहन के लिए किया जाता है। रज्जु मार्ग है जो ऊंचे स्थल है जहाँ पर है वो सड़क और रेल मार्ग है वो बनाना संभव नहीं है, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है, कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले शाही मार्ग यानी ग्रांड जी ट्रंक यानी जीटी रोड है, इसका निर्माण किसने कराया? जो कोलकाता से पेशावर जो वर्तमान पाकिस्तान है इसको जोड़ने वाला जो ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड है इसका निर्माण है शेरशाह सूरी ने करवाया था। आठवां प्रश्न है, गेल की स्थापना कब और क्यों की गई? जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और आर्थिक उपयोग लाने के लिए विपणन हेतु की गई। जो गेल है उसका पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। जो प्राकृतिक गैस है उसका परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके अतः पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस अध्याय से 3 नंबर का प्रश्न है पूछा जा सकता है। इसमें पहला है, भारत के किस रेल मार्ग को आप अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार मानते हैं? इस रेल मार्ग पर पुल और सुरंगों की व्याख्या कीजिए। यह जो कोंकण रेलवे उस पर टिप्पणी लिखी। ये कोंकण रेलवे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में बनाए गए। कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार माना जाता है, यानी ये टेक्नोलॉजी का एक अनूठा चमत्कार कहा जा सकता है। इस मार्ग पर 2000 पुल, 91 सुरंग और 146 नदी धाराओं को पार करता है, यानी ये रेल मार्ग जिस क्षेत्र से गुजरता है उसकी भौगोलिक परिस्थिति है वो अति विषम है। 1998 में निर्मित कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये महाराष्ट्र का जो रोहा है उसको कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये कोंकण रेलवे, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है, पवन हंस क्या है? ये किन 2 क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। ये इनके द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला पहला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो पर्यटक है उनको सेवाएं प्रदान करता है। जो पवन हंस लिमिटेड है पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करता है। जो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर की कंपनी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से कार्य करती है। जो पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक जानते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करती है। जो पेट्रोलियम सेक्टर है उनमें भी हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। आपको कोंकण रेलवे और पवन हंस दोनों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे तीसरा प्रश्न है, भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? इसके 2 उपयोग बताइए। या कडल से आप क्या समझते हैं? भारत में लेगून और जो पश्च जल है वो केरल राज्य में स्थित है जिसे कडल कहा जाता है। और पश्च जल का उपयोग इसे जो अंतःस्थलीय जल मार्ग बने हुए जो परिवहन का सस्ता साधन है वो उपलब्ध करवाते हैं। केरल में भारी संख्या में ये कडल है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ यानी वलामकली भी इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। आपको नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये वो केरल में आयोजित की जाती है। चौथा प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? भारत में यह कार्य किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और भारत की प्रमुख पाइपलाइनों के नाम बताइए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये एक परिवहन का नवीनतम साधन है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत में तेल और गैस पाइपलाइनों के विषय में लिखिए। इन दोनों का उत्तर है एक ही होगा, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन है वो गैस और जो तरल पदार्थ है उसका लंबी दूरी तक परिवहन करने हेतु अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम प्रणाली है। इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित या परिवहन किया जा सकता है। इसका जो संचालन करने वाली कंपनी या निगम ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन का कार्य किया जाता है। जो पाइपलाइन होती है उसका संचालन ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भारत की प्रमुख पाइपलाइन पहली पाइपलाइन है वो असम के नारकटिया जो तेल क्षेत्र है उसको बरौनी के तेल शोधन कारखाने से जोड़ती है। यानी जो असम का नारकटिया क्षेत्र है वहाँ से जो कच्चा तेल निकलता है उसको बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। दूसरी अंकलेश्वर से कोयली तक, ये गुजरात में स्थित है। तीसरी है वो मुंबई आई से कोयली, ये भी गुजरात में। चौथी है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, ये आपके इसकी एक शाखा है राजस्थान के भी अंता 12 जिले के अंता क्षेत्र में आती है। और 5वीं है सलाया, गुजरात से मथुरा तक। और 6ठी है नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक। आपको इन पाइपलाइनों का विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना की व्याख्या कीजिए। यह स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना और दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गलियारा पर टिप्पणी लिखिए। जो राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव और प्रचालन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1995। इस प्राधिकरण में देश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं प्रारंभ की जो निम्न प्रकार है। इसमें सबसे पहले है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यानी इसके लिए जो देश के 4 मुख्य क्षेत्र है उसको जोड़ने की योजना है। इसके अंतर्गत 5846 यानी 5846 किलोमीटर लंबी 4 लाइन तथा 6 लाइन वाले उच्च सघनता का यातायात गलियारा शामिल है, जो 4 बड़े देश के महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। इस परियोजना के निर्माण से भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी और यातायात लागत में कमी आई। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन 4 शहरों को जोड़ती है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कॉरिडोर। जो उत्तर
दक्षिण गलियारा का उद्देश्य श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ना है, ये 4016 किलोमीटर लंबा है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसका उद्देश्य सिलचर असम जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है उसको पोरबंदर गुजरात जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है उसको जोड़ना है, ये 3640 किलोमीटर लंबा मार्ग है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उत्तर दक्षिण के जो मुख्य बिंदु है, उत्तरी बिंदु श्रीनगर है और दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, और ये 4016 किलोमीटर लंबा है। जबकि जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है उसका पूर्वी बिंदु सिलचर असम है और पश्चिम बिंदु है पोरबंदर गुजरात है, ये 3640 किलोमीटर लंबा है इनकी लंबाई। और ये अंतिम बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जो वायु परिवहन है इसकी शुरुआत कब हुई, इसका प्रबंधन किसके द्वारा और कैसे किया जाता है, इसका महत्व है क्या। जो वायु परिवहन इसकी शुरुआत है 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई। जो नैनी आपके उत्तर प्रदेश में एक स्थान है। दूसरे वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया के द्वारा किया जाता है। एयर इंडिया यात्रियों और नौबार यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध करवाता है। वायु परिवहन का महत्व ये परिवहन का तीव्र साधन होने के कारण लंबी दूरी कम समय में तय करने में सक्षम है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत सामग्री भी पहुंचाने में सक्षम है। जहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण यदि भूस्खलन के कारण या बाढ़ के कारण सड़कें और रेल मार्ग टूट जाते हैं तो वहाँ वायु परिवहन अत्यधिक कारगर साबित हो गया। जो दुर्गम इलाके तक पहुंचने हेतु जो कठिन इलाके जहाँ पर पहुंचना संभव नहीं वहाँ पर वायु परिवहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार आपको वायु परिवहन और पाइपलाइन इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन पर आधारित आपका एक बड़ा प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की विवेचना निम्नलिखित बिंदु का आधार पर कीजिए। जो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी आपको स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य कार्य या उपलब्धि क्या है। इसकी स्थापना है वो मई 1960 में हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य देश के जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें उनके तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना। यानी जो देश का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी बॉर्डर है वहाँ पर जो युद्ध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है उसमें उन्नत किस्म की सड़कें बनाना और उनका रखरखाव करना है तथा रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करना। इसका कार्य अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली से लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई गई। जो BRO ने बहुत अधिक ऊंचाई वाला जो पर्वतीय क्षेत्र उसमें चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई गई। ये BRO की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो सामरिक महत्व से संवेदनशील क्षेत्र है उसमें सड़क बनाने और अनुसरण करना, साथ ही अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने का भी कार्य है वो BRO के द्वारा किया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि माना किसी सड़क पर है वो बर्फ जम गया है तो उसको हटाने कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाएगा। जो बर्फ हटाने कार्य है वो सीमा सड़क संगठन करता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 8वां प्रश्न है, अंतःस्थलीय जल मार्ग से आप क्या समझते हैं। भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय जल मार्गों की विवेचना कीजिए। अंतःस्थलीय जल मार्ग के अंतर्गत नदियां, नहरें, झीलें, पश्च जल और संकरी खाड़ियां आदि आता है। यानी जो देश के अंदर की नदियां, नहरें, झीलें इनमें जहाँ जल मार्ग किया जाता है, जल के माध्यम से परिवहन किया जाता है उन्हें अंतःस्थलीय जल मार्ग कहा जाता है। देश के परिवहन में लगभग 1% योगदान है अंतःस्थलीय जल मार्गों का है। और जो भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग है इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। ये 5 महत्वपूर्ण है वो जल मार्ग है। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन सी नदी पर है, इनका आपको ध्यान में रखना। जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है वो इसका विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये 1620 किलोमीटर लंबा है, ये गंगा नदी पर बना, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग है वो सदिया से धुबरी तक है, ये 891 किलोमीटर लंबा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर इसके माध्यम से परिवहन होता है। तीसरा राष्ट्रीय जल मार्ग है इसका विस्तार कोट्टापुरम से कोलम तक है, ये 16 किलोमीटर लंबा है, ये पश्चिमी तटीय नहर चांदपार और उद्योग मंडल को जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 है वो नहर जो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के मध्य है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी का यहाँ पर विशेष विस्तार है, ये 1078 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 है वो मातई नदी पर है और ये महानदी के डेल्टा ब्राह्मणी नदी और जो पूर्वी तटीय नहर है इसके साथ 588 किलोमीटर लंबा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है वो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1600 किलोमीटर लंबा है जो गंगा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर है वो नौका का संचालन किया जाता है, इन नौकाओं के माध्यम से परिवहन किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आप पूरे पाँचों के 5 याद रख सकते हो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको इनकी संख्या और ये किन नदी पर बने हुए इनकी विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 है वो एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग भी है, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश दो देशों में वो कार्य करता है। आगे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनसंचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखिए। जो जनसंचार के माध्यम है उनसे भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला रेडियो और दूसरा टेलीविजन। रेडियो की शुरुआत है 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा की रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया गया। 1936 में वो ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा जो रेडियो पर होने वाले कार्यक्रम, रेडियो पर सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। जो दूसरा जनसंचार का माध्यम है वो टेलीविजन। इसकी शुरुआत 1959 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रसार के साथ भारत में शुरुआत हुई। 1976 में इसे दूरदर्शन के रूप में विकसित किया गया। सूचना के प्रसार और जनसाधारण को शिक्षित करने में टेलीविजन एक महत्वपूर्ण सर्वदर्शी साधन है। जो टेलीविजन एक सर्वदर्शी साधन है, लेकिन रेडियो केवल एक सर्वदर्शी साधन है जिसके माध्यम से समाचार या सूचनाओं को केवल सुना जा सकता है। टेलीविजन के माध्यम से देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है।
10वां प्रश्न है, भारत में उपग्रह संचार की योजना निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला, उपग्रह संचार प्रणाली और दूसरा उपग्रह के उपयोग या अथवा में इनसेट और भारतीय सुदूर संवेदन IRS में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना। उपग्रह है वो संचार का स्वयं एक अलग माध्यम होने के साथ संचार के अन्य साधनों का नियमन करता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, संचार के जो अन्य साधन है उसको नियंत्रित या उनका नियमन कौन करता है? जो उपग्रह है वो जो सैटेलाइट अन्य साधनों को नियमित करता है। उपग्रह संचार प्रणाली, भारत में उपग्रह संचार प्रणाली दो भागों में बंटे गए। इसमें पहला इनसेट और दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम यानी IRS। इन दोनों में अंतर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इसमें पहला इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसकी स्थापना 1983 में हुई। ये एक बहुउद्देशीय प्रणाली यानी इसके एक से अधिक उद्देश्य जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान, उपलब्धि अवलोकन और अन्य आंकड़ों और कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। दूसरा है भारतीय सुदूर संवेदन यानी IRS। इसकी शुरुआत 1988 में रूस के वेकानूर से IRS फर्स्ट ए के प्रक्षेपण के साथ हुई। भारत ने भी अपना प्रक्षेपण वाहन PSLV विकसित किया। PSLV की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये उपग्रह अनेक स्पेक्ट्रल बैंड को एकत्रित कर विविध उपयोग हेतु स्टेशनों पर भेजते हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन होता है उसके प्रबंधन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी। जो हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो इनसेट और IRS में अंतर है ये आपके परीक्षा पक्का पूछा जाएगा। आगे उपग्रह के उपयोग, उपग्रह का महत्वपूर्ण उपयोग है वो मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में किया जाता है। उपग्रह के माध्यम से पहले ये अनुमान लगा लिया जाता है कि उस दिन है वो बारिश होगी, उस दिन है वो अधिक ठंड पड़ेगी। या प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखी जा सकती है। इससे प्राकृतिक आपदाओं की सूचना पहले पहुंच जाती है। जो सीमा क्षेत्र है उसमें चौकसी भी रखी जाती है यानी उन पर निगरानी भी रखी जाती है। ये उपग्रह के महत्वपूर्ण उपयोग है। 11 प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में जो सड़क परिवहन है उसके महत्वपूर्ण प्रकार कौन से? भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किए गए। इसमें मुख्य रूप से आपके चार पांच प्रकार की सड़कें वो आती है। इसमें पहली है वो राष्ट्रीय महामार्ग यानी NH नेशनल हाईवे। ये सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होती है यानी इसका बनाने का और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये सड़कें जो राज्यों की राजधानी है, प्रमुख नगर है, रेलवे जंक्शन और जो महत्वपूर्ण पतन यानी बंदरगाह उनको जोड़ती है। ये सड़कें देश की जो कुल सड़कें उनका 2% भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा और जो भारतमाला है वो भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है राज्य महामार्ग यानी SH स्टेट हाईवे। इसका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है यानी इसको बनाने और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य सरकार की होती है। ये सड़कें राज्य की राजधानी जो जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण नगरों और कार्यालयों को जोड़ती है। इन सड़कों के अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। जो नेशनल हाईवे उसमें 2% भाग आता है। देश की जो 100% सड़कें उसमें से 2% सड़कें नेशनल हाईवे और 4% सड़कें वो स्टेट हाईवे। तीसरी जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालय और जिले के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उनके बीच संपर्क स्थापित करती है। ये सड़कें जो देश की कुल सड़क लंबाई का 14% भाग है। और चौथी सड़क है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र जो उनको आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लगभग लंबाई का 80% भाग आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई का भाग किन सड़कों के अंतर्गत आता है? जो ग्रामीण सड़क है वो कुल सड़कों का 80% भाग है वो ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। और 5 है अन्य सड़कें। इसके अंतर्गत जो सीमांत सड़कें जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 5 प्रकार की सड़कें उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 12वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे के 6 मंडल और उनके मुख्यालय। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें पहला है सेंट्रल यानी मध्य रेलवे मंडल। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ईस्टर्न यानी पूर्वी रेलवे मंडल। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेल मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वेस्टर्न पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में स्थित है। और सदर्न यानी दक्षिण रेल मंडल चेन्नई में स्थित है। नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय जयपुर में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपको ये 6 याद रखना है। यदि 6 याद नहीं रहते जो उत्तर पश्चिमी रेल मंडल है इसका मुख्यालय विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसकी व्याख्या करनी है कि किस प्रकार एक परिवहन है वो संगठित सेवा उद्योग है। ये लोगों को सेवा प्रदान करता है। इसका एक संगठन है, एक आधारभूत ढांचा है। परिवहन है वो जो समाज की आधारभूत या मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु बना एक संगठित उद्योग है। इसमें दूसरा तर्क है, प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास किया है यानी प्रत्येक देश ने अपनी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास किया। परिवहन के साधन व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। 14 प्रश्न है, परिवहन और संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। परिवहन और संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के साधन है वो परिवहन कहलाता है। यहाँ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौतिक रूप से लाने और ले जाने की क्रिया वो परिवहन कहलाती है। एक व्यक्ति या स्थान से
दूसरे स्थान पर संदेश या सूचना भेजने का माध्यम है वो संचार कहलाता है। परिवहन में लोगों और माल का परिवहन किया जाता है, जबकि संचार में सूचना और संदेश भेजे जाते हैं। जो परिवहन है वो देश के आर्थिक विकास में सहायक है, और जो संचार है वो सामाजिक प्रगति में सहायक है। परिवहन के प्रमुख साधन है वो सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु मार्ग है, जबकि संचार के महत्वपूर्ण साधन डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, ये प्रमुख संचार के साधन है। इस प्रकार आपके 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसमें 3 अंतर है वो बताना है। ये अंतर है आपको हमेशा सारणी बनाकर बताना है। सबसे ऊपर लिखना है परिवहन और संचार में अंतर, निम्नलिखित है, फिर सारणी बनाकर आपको परिवहन और संचार में अंतर है वो बताना। इससे आपके यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी आपको पूरे नंबर है वो मिलने की संभावना बनती है। इस प्रकार जो 7वां अध्याय परिवहन और संचार, उसमें से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, इनमें से आपके परीक्षा में वो पक्के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आगे 8वां अध्याय है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है वह नहीं होता। जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है वो किसके द्वारा होता है? जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्र और वायु मार्ग के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही। यदि समुद्र और वायु मार्ग दोनों अलग अलग हो तो पहली प्रायोरिटी आपको है वो समुद्री मार्ग को देनी या जल मार्ग को देनी है। दूसरा, भारत में निर्यातों में सर्वाधिक अंश किसका, यानी भारत है वो दूसरे देश में सर्वाधिक कौन सी वस्तु भेजता है? जो विनिर्मित वस्तु है जिनका निर्माण उद्योग में होता है वो सर्वाधिक है वो दूसरे देशों को निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। तीसरा प्रश्न, भारत में खाद्यान्न आयात कम होने का कारण क्या था? यानी भारत ने अन्य देशों से खाद्यान्न, जो खाने वाला अनाज है उसका आयात है वो कम करना क्यों प्रारंभ किया, उनसे मंगाना कम क्यों किया? जो हरित क्रांति उसकी सफलता के बाद भारत में खाद्यान्न आयात में वो कमी होने लगी। हरित क्रांति के बाद भारत है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना शुरू हो गया। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन है वो मुंबई पतन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, भारत में आयातों में सर्वाधिक अंश किसका है? यानी भारत है वो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सर्वाधिक दूसरे देशों से मंगाता है? जो भारत का आयात है उसमें सर्वाधिक अंश है वो ईंधन का, यानी कोयला और पेट्रोलियम का है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध यानी भूआबद्ध पतन है? जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में, ये एक स्थलबद्ध यानी भूबद्ध पतन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और जो मुंबई है वो सबसे बड़ा पतन है, इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन है वो जल परिवहन है, क्योंकि इसमें मार्गों को बनाना और रखरखाव की है वो रखरखाव के लिए अत्यधिक खर्चा नहीं आता, और इसमें जल का घर्षण भी है वो स्थल की तुलना में कम होता है। इस कारण ईंधन की भी खर्च कम होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा और क्यों, इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आठवां प्रश्न है, महानदी डेल्टा पर स्थित पतन कौन सा? ऐसा कौन सा पतन है जो महानदी के डेल्टा पर स्थित है? जो महानदी का डेल्टा है उस पर पारादीप पतन स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है? जो भारत का विशालतम कंटेनर पतन है वो जवाहरलाल नेहरू पतन है, इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। 10वां प्रश्न है, कौन से पतन को सुएज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ है? जो कोच्चि पतन है उसको सुएज कोलंबो, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है उसके पास होने का लाभ है। ये कोच्चि है वो केरल में स्थित है, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। 11वां प्रश्न है, भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जो भारत है वो सर्वाधिक अन्य देशों से मंगाता है? जो भारत का आयात संगठन है उसमें सर्वाधिक योगदान ईंधन, पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों का रहता है, यानी भारत है सर्वाधिक ईंधन है अन्य देशों से मंगवाता है। 12वां प्रश्न है, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका? जो भारत का निर्यात संगठन है उसमें सर्वाधिक योगदान जो विनिर्मित वस्तु है, जो उद्योगों में निर्मित वस्तु है उनका है। 13वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आयात है वो किस क्षेत्र से होता है? भारत है वो सर्वाधिक आयात है वो एशिया और ओशनिया से करता है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत में वृहद स्तरीय पतनों की संख्या कितनी, यानी भारत में बड़े स्तर के पतन कितने हैं? जो भारत में बड़े स्तर के पतन है वो 12 पतन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन पतनों का नाम और इनकी अवस्थिति आपको मैप पर भी दर्शाना चाहिए। हमने जो पिछली मैप की क्लास ली उसमें सभी दर्शाकर बताया, आप उनको जरूर देखें। 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पतन है? जो भारत का सबसे बड़ा पतन है वो मुंबई पतन है, विशाखापट्टनम एक स्थलबद्ध पतन है, ये आपको ध्यान में रखना है। 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पतन वृहद स्तर पर लोह एशिया का निर्यात करता है? जिस पतन से सर्वाधिक लोह एशिया का निर्यात होता है वो पारादीप पतन है, क्योंकि ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा लोह एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सा पतन है वो कृत्रिम पतन है? जो चेन्नई पतन है वो कृत्रिम पतन है, कोच्चि पतन प्राकृतिक पतन है, मारमागांव जो गोवा में ये भी एक प्राकृतिक पतन है, पारादीप भी प्राकृतिक पतन है, लेकिन जो चेन्नई पतन है इसका विकास अंग्रेजों के द्वारा किए गए, ये कृत्रिम पतन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 18वां प्रश्न है, किस पतन का पोताश्रय है वो सबसे गहरा है? जो पारादीप पतन है उसका पोताश्रय सबसे गहरा है, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। 19वां प्रश्न है, एनोर पतन निम्नलिखित में से किसका अनुषंगी पतन है? अनुषंगी पतन सहायक पतन को कहा जाता है। जो एनोर पतन है वो चेन्नई पतन का सहायक पतन है, यानी चेन्नई पतन का भार कम करने के लिए एनोर पतन का विकास किया गया। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? जो कोच्चि एक प्राकृतिक पतन है, जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, जो कांडला एक ज्वारी पतन है, यानी इसका निर्माण ज्वार भाटा के द्वारा हुआ है, यहाँ पर ज्वार भाटा आते रहते हैं। चेन्नई और भारत का गहरा पतन नहीं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। भारत का जो सबसे गहरा पतन है वो पारादीप पतन है, चेन्नई एक है वो कृत्रिम पतन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 21वां प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की संख्या कितनी? भारत में ऐसे कौन से हवाई अड्डे जो भारत से बाहर है वो सेवाएं प्रदान करते हैं? भारत में 25 है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
आगे 22वां प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसी देश के भीतर होने वाला व्यापार है वो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। आगे रिक्त स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खालजगा देशों के लिए परस्पर लाभदायक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सभी देशों के लिए लाभदायक है। भारत में विदेशी खालजगा में मणिरत्नों तथा खालजगा की एक व्यापक भूमिका। जो भारत का विदेशी व्यापार है उसमें मणिरत्न और आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। तीसरा प्रश्न है, न्यू मंगलोर पतन खालजगा में स्थित है। जो न्यू मंगलोर पतन है वो कर्नाटक में स्थित है। चौथा प्रश्न है, कोलकाता पतन खालजगा नदी पर स्थित है। जो कोलकाता पतन है वो हुगली नदी पर स्थित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खालजगा परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा प्रश्न है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा केवल कितना प्रतिशत है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी है वो केवल 1% है। यानी विश्व का जितना व्यापार होता है उसमें 100 का 1वां हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। आगे अतिलोकगात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको एक लाइन में या एक शब्द में देना है। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई दो महत्वपूर्ण आधार बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन आधार पर है वो टिका है। इसमें पहला विकसित देशों में कच्चे माल की मांग, इस कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो होता है। विदेशी मुद्रा की मांग, इन दोनों कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो राज्यों की मांग नाम बताइए जहाँ दो पतन है। पश्चिम बंगाल में 2 पतन है, एक कोलकाता और हल्दिया पतन है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और दूसरा है तमिलनाडु जहाँ पर चेन्नई और तुतिकोरिन 2 पतन है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा है, कोंकण रेलवे ने किस पतन के पश्च प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किया? पश्च प्रदेश उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ है वो पतनों पर माल लाया जाता है या पतन उस क्षेत्र का व्यापार करते हैं। जो कोंकण रेलवे उसने जो मारमगांव गोवा में स्थित पतन है उसके पश्च प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किया है। चौथा प्रश्न है, कौन सा पतन नेपाल और भूटान जैसे स्थलबद्ध देशों को सुविधाएं प्रदान करता है? जो नेपाल और भूटान जैसे स्थलबद्ध देश यानी इनके कहीं से भी समुद्र से सीमा नहीं लगती, ये जो कोलकाता पतन है इनको सुविधाएं प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा किस किस देश के साथ किया जाता है? भारत का जो विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग है वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ किया जाता है। आगे छठा प्रश्न है, कोलकाता पतन किस समस्या से जूझता है? जो कोलकाता पतन है उसकी महत्वपूर्ण समस्या जो हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से, यानी हुगली नदी अपने साथ जो गाद लाती है उसके कारण कोलकाता पतन सबसे अधिक समस्या से जूझता है। सातवां प्रश्न है, भारत द्वारा आयात की जाने वाली किन्हीं 2 प्रमुख वस्तुओं का नाम बताइए। यानी भारत और सर्वाधिक दूसरे देशों से कौन सी वस्तु मंगाता है? इसमें है ईंधन और पेट्रोलियम पदार्थ, और जो पूंजीगत सामान है वो अन्य देशों से मंगाता है। आठवां प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक आयात होने के कारण बताइए। भारत में जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद है उसका अधिक आयात है, ये अन्य देशों से क्यों मंगवाता है? इसका क्या कारण है? इसमें पहला कारण है भारत में पेट्रोल की कमी है। दूसरा है भारत की विशाल जनसंख्या की मांग, यानी भारत में जनसंख्या अधिक है इस कारण इसकी मांग भी अधिक है। तीव्र उद्योगों में भी इसकी मांग अधिक होती है और बेहतर जीवन स्तर, इस कारण भी पेट्रोलियम उत्पाद है इनकी सर्वाधिक खपत है वो होती है, इस कारण अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। 9वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के पत्तनों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया? जो ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेजों ने पत्तनों का उपयोग किस लिए किया? ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के पत्तनों का उपयोग उनके पश्चिम प्रदेशों के जो संसाधन है उसका विदोन केंद्र के रूप में किया, यानी जो उनसे जुड़े हुए राज्य थे वहाँ से जो संसाधन थे वो पतन पर लाते, वहाँ से इंग्लैंड लेके जाता है, यहाँ संसाधनों के विदोन के लिए पत्तनों का उपयोग किया। 10वां प्रश्न, देश के विभाजन से देश के कौन से 2 अति महत्वपूर्ण पतन है वो अलग हो गई? यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ऐसे कौन से 2 पतन है वो भारत से पाकिस्तान में चले गए? इसमें पहला पतन है जो कराची पतन जो वर्तमान में पाकिस्तान चले गए, जो चटगांव पतन पहले पूरी पाकिस्तान का जाता है, वर्तमान में बांग्लादेश इसमें चले गए। ये जो 2 महत्वपूर्ण पतन थे वो पाकिस्तान में चले गए। कराची पतन पाकिस्तान में स्थित है और जो चटगांव पतन है वो बांग्लादेश में स्थित है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है, हल्दिया पतन कहाँ स्थित है? हल्दिया पतन है वो कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर स्थित है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 12वां प्रश्न है, चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल क्यों नहीं? जो चेन्नई पतन है वो समुद्र तट के समीप उतले जल के कारण है वो विशाल पोतों का अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है वो जल की गहराई कम है, इस कारण यहाँ पर विशाल पोतें हैं वो रुक नहीं सकती। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देना है। इसमें पहला है, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति, विकास का कारण और महत्व का वर्णन कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है। कांडला से संबंधित एक प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। इसमें पहला है, कांडला बंदरगाह की अवस्थिति। कांडला बंदरगाह वो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। इसका विकास का कारण आज़ादी के बाद कराची पतन के पाकिस्तान चले जाने के बाद भारत पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका विकास किया गया। जो कराची पतन था वो देश के विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया, इस कारण उसकी जरूरतों और जो उत्तरी पश्चिम भारत है उसके भागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कांडला पतन का विकास किया गया। इसका महत्व पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरकों का व्यापार करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन के प्रमुख साधन और उनकी भूमिका यानी महत्व क्या है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन और जल परिवहन का विशेष महत्व है। वायु परिवहन के द्वारा उच्च मूल्य और जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है उसका परिवहन किया जाता है, यानी जो अधिक मूल्य वाली और जल्दी खराब होने वाली वस्तु है उसका वायु परिवहन के द्वारा परिवहन किया जाता है, और जो जल परिवहन के द्वारा जो भारी वस्तुएं होती है उनको परिवहन किया जाता है। इस प्रकार परिवहन वायु परिवहन और जल परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अति महत्वपूर्ण योगदान है।
तीसरा प्रश्न है, भारत के आयात संकट में आए परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। यानी भारत पहले अलग प्रकार की वस्तुएं अन्य देशों से मंगाता था, वर्तमान में अलग मंगा रहा है। इसमें जो परिवर्तन हुआ उसको आपको बताना है। 1950-60 के दशक में खाद्यान्न, पूंजीगत माल और मशीनरी का आयात प्रमुख था, जो लगभग हरित क्रांति के बाद बंद हो गए। 1973 के बाद पेट्रोलियम और उर्वरकों का आयात प्रमुख रहा। वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक के साथ मशीनरी और उनके कल पुर्जे, खाद्य तेल और रसायन प्रमुख वस्तुएं जिनका भारत है वो आयात करता है। आगे चौथा प्रश्न है, निर्यात संगठन में आए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। आपको आयात और निर्यात इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि और जो सामग्री उत्पाद है उनका हिस्सा घटा है। पहले भारत है कृषि और उससे सामग्री उत्पाद है, इसका निर्यात अधिक करता है। पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि और देश के तेल शोधन क्षमता बढ़ने के कारण पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पाद और अन्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो आयात और निर्यात का संगठन है इसमें अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। आगे पांचवा प्रश्न है, मुंबई पतन के विकास के कारण बताइए। यानी मुंबई पतन का विकास है वो किस कारण हुआ। इसका पहला ये पतन मध्य पूर्व के देश, भूमध्य सागरीय देश और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के व्यापारिक मार्गों के निकट है, इस कारण इसका विकास। और इसके पश्चिम प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल है। यानी इन राज्यों से माल का आयात और निर्यात किया जाता है। इनसे मुंबई पतन पर इस सामान को ले जाया जाता है, फिर वहाँ से परिवहन किया जाता है। इस कारण इसका विकास हुआ। ये जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है उनके निकट है, इस कारण इसका विकास हुआ। छठा प्रश्न है, जोधपुर के एक हस्तशिल्प व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात हेतु कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक लाभकारी रहेगा और क्यों। ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, आपके ज्ञान यानी समझ आधारित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा, या राजस्थान का कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति है वो सामान भेजना चाहता है या मंगाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा बंदरगाह है वो लाभकारी रहेगा। जो जोधपुर राजस्थान के लिए हस्तशिल्प व्यापार द्वारा अपने माल निर्यात हेतु कांडला बंदरगाह है वो सर्वाधिक उपयोगी रहेगा, क्योंकि कांडला और राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह स्थित है। क्योंकि जोधपुर के कांडला बंदरगाह ये सबसे नजदीक है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। यानी राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु कौन से उपाय अपनाना चाहिए। यानी भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो 1% हिस्सेदारी उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। इसमें पहला आयात उदारीकरण करना चाहिए और आयात में जो कर यानी टैक्स लगते हैं उसमें कमी करनी चाहिए। डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और जो प्रक्रिया से उत्पाद का जो पेटेंट है उसमें बदलाव करना चाहिए। यानी अपनी कार्यनीति और जो अपनी टैक्स प्रक्रिया उसमें कमी करनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता बताइए। भारत के विदेशी व्यापार, अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्री और वायु मार्ग के द्वारा होता है। भारत में व्यापार संतुलन प्रतिकूल या ऋणात्मक है। जो आप विश्व भूगोल की पुस्तक है उसमें देखा था सकारात्मक, धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक व्यापार संतुलन, क्योंकि आयात की तुलना में भारत का निर्यात मूल्य है वो कम है, इस कारण ऋणात्मक संतुलन है, भारत को है विदेश व्यापार से नुकसान होता है। तीसरा, विदेश व्यापार में भारत की हिस्सेदारी है वो लगभग 1% है। नौवां प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें भारत आयात और निर्यात करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगी। यानी कि भारत किन वस्तुओं का आयात करता है और कौन सी वस्तुएं निर्यात करता है। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु पेट्रोलियम और उनसे संबंधित उत्पाद है, मोती और बहुमूल्य उत्पाद है, एलो धातु है, रासायनिक उत्पाद है, खाद्य तेल, उर्वरक, चिकित्सकीय और फार्मा उत्पाद। यानी जो दवाइयाँ और पेट्रोलियम और जो बहुमूल्य उत्पाद है रासायनिक संबंधित है, ये भारत अन्य देशों से मंगाता है और भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वो विनिर्मित वस्तु है, जो उद्योगों में निर्मित होने वाली वस्तु है। कृषि और इससे समवर्गीय उत्पाद यानी जो कृषि संबंधित उत्पाद है इनका निर्यात करता है। खनिज ईंधन और लुब्रिकेट इनका निर्यात करता है और ऐशक और जो खनिज है इनका भी निर्यात करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, सुमेलित से संबंधित है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी कौन सा पतन है वो कहाँ पर स्थित है। जो कांडला पतन है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पतन है वो मुंबई में स्थित है। ये जो मुंबई पतन है उसके दबाव को कम करने के लिए मुंबई पतन के अनुषंगी या सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। जो मारमा पतन है वो गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर पतन कर्नाटक में और जो पारादीप पतन है महानदी डेल्टा ओडिशा में स्थित है। ये आपको इनकी स्थिति विशेष रूप से ध्यान में रखनी। जब आप सुमेलित वाला लिखो तो आपको पहले पतन का नाम लिखकर ये जिस राज्य में स्थित है उसके सामने लिखना। आपको ऐसे लाइनें नहीं बनानी, सीधा है और सामने लिखना ताकि सही तरीके से समझ में आ जाए। आगे 11वां प्रश्न है, पतन और पोताश्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पक्का पूछा जाएगी। ये पिछली कई परीक्षा में पूछा गया है। पतन और पोताश्रय में अंतर, पतन है वो विस्तृत बड़ा होता है, जो पोताश्रय है वो एक छोटा भाग होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक पतन है वो पोताश्रय का काम कर सकता है, लेकिन एक पोताश्रय पतन का काम नहीं कर सकता। पतन पर जहाजों में सामान चढ़ाने और उतारने की सुविधा उपलब्ध होती है। पोताश्रय पर जहाज समुद्री लहर और तूफानों से केवल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रुकते हैं। यानी जो पतन है वो नियमित सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो पोताश्रय अनिश्चितकालीन जो सुरक्षा संबंधी स्थिति बनती है तभी है वो प्रयोग में लाया जाता है। पतन पर स्थल और समुद्र मार्ग आपस में मिले होता है। पोताश्रय में स्थल भाग है वो समुद्र से मिला हुआ नहीं होता है। जो पोताश्रय और समुद्र के बीच में कोई छोटा सा द्वीप होता है वहाँ पर है वो पोताश्रय बना होता है। पतन पर जहाजों से माल उतारा लादा जाता है। पोताश्रय में जलयानों की मरम्मत, ईंधन भरने, गोदाम और माल वितरण की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी यहाँ पर जहाज ईंधन भरने के लिए या सुरक्षा संबंधी कारणों के लिए कम समय के लिए रुकते हैं, जबकि पतन है वो विस्तृत सुविधा प्रदान करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पतन है वो एक बड़ा भाग होता है और पतन का छोटा भाग है वो पोताश्रय कहलाता है। ये दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
आगे 12 प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये जो मुख्य पतन है उसका अनुषंगी पतन या सहायक पतन कौन सा है? जो मुंबई पतन है उसका सहायक पतन जवाहरलाल नेहरू पतन है, कोलकाता पतन का सहायक पतन है वो हल्दिया पतन है, और जो चेन्नई पतन का सहायक पतन है वो एनोर पतन है। इन तीनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है, पृष्ठ प्रदेश यानी इंटरलैंड से आप क्या समझते हैं? ये जो इंटरलैंड है वो किसी पतन का स्थल की ओर का वह विस्तृत भूभाग, यानी पतन जहाँ से स्थल से जुड़ा होता है, जो स्थल की ओर का भाग होता है उसे पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है, जहाँ से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तु वितरित और प्राप्त की जाती है, यानी जिस स्थल भाग से वस्तुएं पतन पर लाई जाती है और भेजी जाती है उसे उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। पृष्ठ प्रदेश का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो विभिन्न पतनों के पृष्ठ प्रदेश एक दूसरे का अतिव्यापन कर सकते हैं। जैसे मुंबई पतन है उसका पृष्ठ प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है, और जो राजस्थान का गुजरात है और गुजरात से वस्तु है वो कांडला पतन से भी भेजी जाती है। इस कारण एक पतन दूसरे पतन का अतिव्यापन कर सकता है। जो मुंबई पतन से गुजरात की वस्तु भेजी जाती है और कांडला पतन से भी गुजरात की भेजी जाती है, इस प्रकार एक पतन है और दूसरे पतन का जो क्षेत्र है उसका अतिव्यापन कर सकते हैं। आगे 14 प्रश्न है, भारत में कितने पतन है और प्रमुख प्राकृतिक पतनों के नाम बताइए। भारत में 12 प्रमुख यानी बड़े पतन है, इनको तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 200 छोटे और मझोले पतन है, इन दोनों बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो प्रमुख प्राकृतिक पतन है उसमें पहला मारमा गांव पतन है जो गोवा में स्थित है, दूसरा कांडला पतन जो गुजरात में स्थित है, तीसरा मुंबई पतन है जो महाराष्ट्र में, और चौथा कोची जो केरल में। इन चारों प्राकृतिक पतनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 15 प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसके मुआने पर कौन सा पतन है? ये अति महत्वपूर्ण पतन है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो अरब सागर की रानी है वो जो वेम्बा नद क्याल है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया, ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। जो वेम्बा नद क्याल है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके मुआने पर है वो कोची पतन स्थित है। ये जो वेम्बा नद क्याल है वो केरल में स्थित है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका जो मुआना है उस पर कोची पतन स्थित है। 16 प्रश्न है, कोलकाता पतन की अवस्थिति और इसके विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो कोलकाता पतन है हुगली नदी पर स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थल भाग में स्थित है। यह वो एक नहर के द्वारा समुद्र से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसका विकास है कोलकाता ब्रिटिश भारत की आरंभिक राजधानी थी, इसका इसे लाभ मिला। वर्तमान में अन्य पतनों और अनुषंगी पतनों के विकास कारण इस पतन का महत्व है वो घट गए, यानी प्रारंभ में कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी थी, इस कारण इस कोलकाता पतन का विकास हुआ, और वर्तमान में जो इसके अन्य पतन और सहायक पतनों के विकास कारण हल्दिया पतन का विकास कारण इसका महत्व है वो कम हो गया है। 17 प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी और दक्षिणी पतन कौन सा है? ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो उत्तरी पतन है वो कांडला पतन है और दक्षिणी पतन तूतीकोरिन पतन है जो तमिलनाडु में स्थित है। 18 प्रश्न, विशाखापत्तनम पतन है उसकी विशेषता बताएं। जो विशाखापत्तनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये एक भूआबद्ध पतन है, यानी ये चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ भाग है। इसे ठोस चट्टान और बालू काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। जो विशाखापट्टनम एक नहर के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। 1900 प्रश्न, चेन्नई पतन के दबाव कम करने के लिए किस पतन का विकास किया गया? जो चेन्नई पतन है उसके दबाव को कम करने के लिए एनोर और तूतीकोरिन दो पतनों का विकास किया गया। ये दोनों चेन्नई पतन के अनुषंगी पतन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 20वां प्रश्न है, पतन है विदेश व्यापार के केंद्र बिंदु इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी पतन है वो विदेश व्यापार के मुख्य केंद्र के रूप में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका अधिकांश भाग है वो पतनों के द्वारा होता है। पतन अपने पृष्ठ प्रदेश आयातित माल को वितरित और निर्यातित माल को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में पतन को विदेश व्यापार का केंद्र बिंदु कहा जाता है, यानी जहाँ से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है वो पतन महत्वपूर्ण स्थल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। 21वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर बताइए। विदेश व्यापार एक राष्ट्र का अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान विदेश व्यापार कहलाता है। इसके द्वारा राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। घरेलू व्यापार एक राज्य का अन्य राज्यों के साथ यानी एक देश के भीतर होने वाला व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान घरेलू व्यापार कहलाता है। इसके द्वारा राज्यों का आर्थिक विकास होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 22वां प्रश्न है, आपको पतन और उसका पृष्ठ प्रदेश के बारे में बताना। जो चेन्नई पतन है उसका पृष्ठ प्रदेश तमिलनाडु और पुदुचेरी है। विशाखापट्टनम का पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। पारादीप पतन जो ओडिशा में उसका पृष्ठ प्रदेश ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। और कोलकाता पतन का पृष्ठ प्रदेश पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तरी पूर्व राज्य। मुंबई पतन का पृष्ठ प्रदेश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ये पृष्ठ प्रदेश को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 23वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में वायु मार्गों की भूमिका कम होने कारण बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महासागरों के बजाय वायु मार्ग की भूमिका कम क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वायु परिवहन और लंबी दूरी तक उच्च मूल्य और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को कम समय में लाने ले जाने लाभदायक है, किंतु जो वायु परिवहन है वो महंगा साधन है और भारी सामान ले जाने में अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है। इस कारण इसकी भागीदारी कम है। जो जल परिवहन है भारी माल का परिवहन करता है, इस कारण इसकी भूमिका है वो अधिक है। 24वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पतनों की अवस्थिति में पाए जाने वाली भिन्नता के कारण बताइए। यानी भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तट पर पतन है इनमें आपको अंतर बताना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसमें आपको है वो सारणी बनाकर अंतर बताना है। एक साइड में लिखना है पूर्वी तट के पतन और एक साइड में पश्चिमी तट के पतन, फिर इसमें अंतर बताना है। अंत में उसके उदाहरण भी देना है, यानी पूर्वी तट पर कौन से पतन स्थित है और पश्चिमी तट पर कौन से पतन स्थित है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर है वो पतन अधिक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी अरब सागर की साइड में पश्चिमी
तट पर पतन है वो अधिक है, क्योंकि पूर्वी तट है वो पश्चिमी तटों की तुलना में उतला है। यहाँ नदियों के डेल्टाई भागों में बालू का निक्षेपण है वो अधिक मिलता है, यानी जो पश्चिमी तट है यहाँ पर पतन है वो अधिक गहरा है, पूर्वी तट पर पतन है वो गहरे कम है, यहाँ पर जल अधिक उतला है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तटीय पतनों पर है वो पतनों का पश्च प्रदेश अधिक विकसित और संपन्न मिलता है। जो पश्चिमी तट पर स्थित पतन है उसका पश्च प्रदेश है वो अधिक विकसित है, जो पूर्वी तट है उसका पतन प्रदेश पृष्ठ प्रदेश है वो कम विकसित है। इस कारण भारत के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत अधिक पतन मिलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर पतन अधिक क्यों? एक तो यहाँ पर जल है वो अधिक गहरा है, पूर्वी तट पर जल अधिक उतला है, यहाँ पर बालू के निक्षेपण के कारण है वो गहरे पतनों का विकास नहीं हुआ, और जो पश्चिमी तट है उनका पश्च प्रदेश अधिक विकसित है, इस कारण भी यहाँ पर अधिक पतन है। जो पश्चिमी तट पर स्थित पतन है उसमें पहला पतन है वो कांडला पतन, मुंबई पतन और जवाहरलाल नेहरू पतन, जिसे नावा सेवा पतन भी कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे मारमागांव, न्यू मंगलोर और कोच्चि बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित है, और पूर्वी तट पर स्थित कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और टूटिकोरिन ये पूर्वी तट पर स्थित है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 25वां प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो निर्यात की मदों के बदलते स्वरूप को बताइए। यानी पहले अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, वर्तमान में अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें तेज गति से वृद्धि हुई है। कृषि और जो समवर्गी उत्पाद है उसके निर्यात में हिस्सा बढ़ा है, और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात घटा है। विनिर्मित वस्तुओं की भागीदारी भी बढ़ी है। ऐसे और जो खनिज है उनके निर्यात में भी कमी आई है। यानी पहले कृषि और समवर्गी उत्पाद इसका निर्यात अधिक होता था, वर्तमान में इसका हिस्सा है वो और उससे भी अधिक बढ़ा है। पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात है वो घटा है, क्योंकि भारत में वो जनसंख्या की मांग अधिक होने के कारण अन्य देशों में भेज नहीं सकते। जो विनिर्मित वस्तु, जो उद्योगों में निर्मित होने वाली वस्तु उसकी भागीदारी बढ़ी है। ऐसे और जो खनिज होते हैं उनके निर्यात में भी कमी आई। भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश कौन कौन से? यानी भारत का विश्व व्यापार किन किन देशों के मध्य होता है? जो संयुक्त अमेरिका है वो उनका भारत के साथ विदेशी व्यापार होता है सबसे बड़ा, यानी 10.3% व्यापारिक साझेदारी करने वाला देश, यानी भारत सर्वाधिक है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से विदेश व्यापार करता है। इसके बाद महत्व के आधार पर क्रम से चीन, यानी अमेरिका के बाद भारत चीन से सर्वाधिक व्यापार करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और जापान, मलेशिया ये प्रमुख देश रहे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 27वां प्रश्न है, समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाते हैं। इसकी आपको व्याख्या करनी है। यानी जो समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश द्वार के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? समुद्री पतन किसी जलमार्ग पर स्थित वह स्थान होता है जहां व्यापारिक माल को लादने और उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो पोर्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के पोर्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो पतन या बंदरगाह उसको अंग्रेजी में पोर्ट कहा जाता है, और जो पोर्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोर्टा शब्द से हुई, पोर्टा को प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं और आयात निर्यात का संचालन होता है। इस कारण जो समुद्री पतन है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी विश्व का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्गों से ही संपन्न होता है, पतनों के माध्यम से ही संपन्न होता है। 28वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। जवाहरलाल नेहरू पतन है मुंबई के समीप नावा सेवा नामक स्थान पर स्थित है। इस पतन का विकास जो मुंबई पतन पर बढ़ते हुए परिवहन दबाव को कम करने के लिए किया गया। इसका विकास एक अनुषंगी जुड़वा या सहायक पतन के रूप में किया गया। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 29वां प्रश्न, मारमागांव पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो मारमागांव गोवा राज्य में स्थित जुआरी नदमुख पर अवस्थित एक प्राकृतिक पतन है। इस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान किया जाना है। सन 1961 में हुए प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गई। यानी मारमागांव पतन के माध्यम से जापान को लौह अयस्क का निर्यात सर्वाधिक किया जाता है। इस पतन का पश्च प्रदेश गोवा, महाराष्ट्र का दक्षिण पश्चिम भाग और पश्चिम कर्नाटक राज्य है। कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद भी है मारमागांव पतन का विकास बढ़ा है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 23वां प्रश्न, कोच्चि पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? केरल राज्य में जो वेम्बन नदी के जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, इसके मुहाने पर कोच्चि एक प्राकृतिक पतन है। इस पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के निकट होने का लाभ भी प्राप्त है। यानी जो स्वेज से कोलंबो को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है इसके निकट है ये कोच्चि पतन है स्थित है। इस कारण भी इसको लाभ मिला है। इसके पश्चिम प्रदेश में केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु सम्मिलित है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो परिवहन और संचार वाला अध्याय है उसमें से आपके अति महत्वपूर्ण हमने 30 प्रश्न देखे, उनमें से आपके परीक्षा में पक्का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। आगे 9वां अध्याय है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्या, यानी ये पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अध्याय। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस बार हर बार या तो छोटा प्रश्न या 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाता है। इसमें जितने भी लघुत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला है, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो यमुना नदी, ये दिल्ली से इटावा के मध्य सर्वाधिक प्रदूषित है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो जलजन्य, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो जल या जल प्रदूषण के माध्यम से होता है? जो अतिसार रोग है वो जल के माध्यम से होता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण है? अम्ल वर्षा का महत्वपूर्ण कारण है वो वायु प्रदूषण है। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी वायु में जो हानिकारक गैसें मिल जाती है उस कारण अम्लीय वर्षा होती है।
चौथा प्रश्न है कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? जो ओजोन परत को है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है वो नुकसान पहुंचाती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जो हेपेटाइटिस बीमारी उसका मुख्य कारण जो प्रदूषित जल है उसको पीना हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण है। छठा प्रश्न है धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में है? जो धारावी गंदी बस्ती है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है भूनिम्नीकरण का कारक नहीं है? जो भूनिम्नीकरण का कारक है वो उर्वरक नहीं है, जो मृदा अपरदन है वो भूनिम्नीकरण का कारक, इसके कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी होती है। लवणता भी भूनिम्नीकरण का कारण है। भूसार्यता यानी इसमें सार्यता की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी भूमि की गुणवत्ता में कमी कारण, लेकिन उर्वरक के माध्यम से जो प्राकृतिक उर्वरक होता है उसके माध्यम से भूमि की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आठवां प्रश्न है ध्वनि के मापन की इकाई है? जो ध्वनि के मापन की इकाई है वो डेसिबल है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। या ये पूछा जा सकता है कि डेसिबल किस प्रदूषण से संबंधित है? जो डेसिबल है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नौवां प्रश्न है धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? जो धरातलीय जल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण है वो उर्वरक का जो रासायनिक उर्वरक है वो जल में मिल जाता है, इसके कारण नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। आगे अतिलोकगात्मक प्रश्न है, इसमें पहला वायु प्रदूषण के कोई 4 स्रोत बताइए। जो वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है वो धुआं है। दूसरा जीवाश्म ईंधन का दहन है, यानी जो कोयला पेट्रोलियम जो जीवों और प्राणियों के पेड़ पौधों के दब जाने से जिसका विकास हुआ उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इनके दहन से भी वायु प्रदूषण होता है। कुआसा यानी कूड़े के माध्यम से वायु प्रदूषण होता है और खनन के माध्यम से भी वायु प्रदूषण होता है। ये कोहरा है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोहरा या धूम क्या है? कोहरा जब है वो वायु प्रदूषण के तत्व है ओस के साथ मिल जाते हैं तो एक बादलों के समान इसकी परत बन जाती है, जिसके कारण आगे दिखाई देना भी संभव नहीं होता है। इस स्थिति को कोहरा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो उद्योगों से निकलने वाला गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तीसरा है धूम्र कोहरा कैसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैस और प्रदूषित तत्व सामान्य रूप से जो पड़ने वाला कोहरा होता है, जो ओस की बूंदे होती है उसमें मिल जाता है, उसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यानी धुएं और कोहरे का मिश्रण धूम्र कोहरा कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के जो अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम है, यानी जो पर्यावरणीय तत्व है उसमें हानिकारक तत्वों का मिल जाना, उसकी गुणवत्ता में कमी होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पांचवा प्रश्न है जल प्रदूषण को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसको जल स्रोतों में नहीं छोड़ा जाए, जो घरेलू अपशिष्ट है उनको जल स्रोत में नहीं बाजा जाए, ये जल प्रदूषण को रोकने के 2 मुख्य उपाय है। छठा प्रश्न है वायु प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। जो वायु प्रदूषण से पहली बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होती है, यानी सर्वाधिक श्वास से संबंधित रोग होता है। रक्त संचरण संबंधी भी रोग होता है, यानी उच्च रक्तचाप जैसे BP की समस्या वो सर्वाधिक वायु प्रदूषण के कारण होती है। सातवां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत सबसे बड़ा स्रोत है विभिन्न प्रकार के उद्योग है, जो मशीन निकट निर्माण है, यानी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मशीन है, जो तीव्र चालित तेज गति से चलने वाले मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है और वायुयान, ये ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। आठवां प्रश्न है भूनिम्नीकरण क्या है? कृषि योग्य भूमि पर दबाव कारण इसकी गुणवत्ता में कमी या अस्थायी उत्पादकता में कमी होना। जो भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता है उसमें कमी होना और उत्पादकता में कमी होना भूनिम्नीकरण कहलाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 9वां प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। गंगा नदी का राष्ट्रीय महत्व इसकी सफाई के लिए चलाए गए कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम में, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है भू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से? यानी भूमि का प्रदूषण किन कारणों से होता है? अनुचित मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का प्रदूषण होता है, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है, जो कीटनाशक और पीड़कनाशी और रासायनिक उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग के कारण भूमि का प्रदूषण होता है, भूमि की गुणवत्ता में वो कमी होती है। आगे लघुतरात्मक प्रश्न, इस पाठ से आपके हर बार लघुतरात्मक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? जो शहरी गंदी बस्तियां उसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाई, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है जल प्रदूषण प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है? इसमें सर्वाधिक दस्त जिसे डायरिया कहा जाता है, आंतों में कर्मी रोग होता है, रेजा और पीलिया, ये जल प्रदूषण के कारण होता है। तीसरा सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से? यानी जल प्रदूषण फैलाने वाला चमड़ा उद्योग सर्वाधिक जल प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है। लुगदी और कागज उद्योग, वस्त्र और रसायन उद्योग, यह जल प्रदूषण फैलाने वाले सर्वाधिक बड़े उद्योग है। चौथा प्रश्न है ठोस अपशिष्ट से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम बताइए। जो ठोस अपशिष्ट है उससे होने वाली बीमारी टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, गलघोंटू यानी डिप्थीरिया और हैजा, यह ठोस अपशिष्ट से होती है। 5वां प्रश्न है नगरीय अपशिष्टों का किन 2 स्रोतों से निपटान होता है? जो नगरों में या शहरों में अपशिष्ट होता है उनका निपटान किन तरीकों से होता है? इसमें पहला घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से इसका निपटान होता है। छठा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट कैसे होता है? यानी ध्वनि प्रदूषण किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशेष स्थान पर ही होता है, कैसे होता है आपको इसको समझाना है। ध्वनि की तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे आदि मुख्य मार्ग से कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे हम जो ध्वनि फैलाने वाले स्थान है उससे दूर हटते जाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कम होती जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रदूषण है वो स्थान विशिष्ट होता है।
सातों प्रश्न है, नगरीय ठोस कचरे में क्या क्या शामिल होता है। जो नगरीय ठोस कचरे उसमें विभिन्न प्रकार की पुरानी और अप्रयुक्त सामग्री जैसे जंग लगी पिन होती है, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक डिब्बे, पॉलिथीन की थैलियां, रद्दी कागज, राख, फलोपियां, सीडी यानी जो अनुप्रयुक्त और पुराने सामान होता है वो नगरीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। आठवां प्रश्न है, भू निम्नीकरण दो प्रक्रिया द्वारा तीव्रता से होता है, वह कौन कौन सी प्रक्रिया यानी भू निम्नीकरण है वो किन किन कारणों से होता है। इसमें पहली प्राकृतिक प्रक्रिया यानी प्रकृति की जो प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से भूमि की गुणवत्ता में कमी होती है, जैसे प्राकृतिक खड्ड यानी प्राकृतिक रूप से गड्ढे बना मृतलीय भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि और हिमानी क्षेत्र, इसके कारण भी है वो भूमि गुणवत्ता में कमी होती है। मानव जनित क्रिया यानी जो मनुष्य क्रिया है उसके कारण भी भूमि की गुणवत्ता में कमी होती है, जैसे स्थानांतरित कृषि क्षेत्र, रोपण कृषि क्षेत्र, खनन और औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र मानवीय क्रियाओं से कृषि के अयोग्य क्षेत्र हुए। नौवां प्रश्न है, भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से। भू निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी के लिए उत्तरदायी कारक है वो मृदा अपरदन, लवणता यानी जल आक्रांता, भू क्षारता से भू निम्नीकरण होता है। इन तीनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, भू निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय सुझाइए। इस अध्याय में आपके सर्वाधिक है वो 3 प्रकार के प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, ये 4 प्रदूषण और भू निम्नीकरण पर है वो बल दिए गए। आपको इनके कारण ध्यान में रखना है, इनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके रोकने के क्या उपाय, इनसे आपके संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जो भू निम्नीकरण है उसको रोकने के लिए सिंचाई के साधनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, यानी अत्यधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कृषि में कीटनाशक रसायन है इसका सीमित मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल संग्रहण की विभिन्न विधियां उनका उपयोग करना चाहिए। आगे 11वां प्रश्न है, धारावी बस्ती पर टिप्पणी लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एशिया की सबसे गंदी बस्ती है। धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती यानी सलम है, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क मार्ग गुजरती है जिसे 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। ये रोड अपनी चौड़ाई में घटकर आधे से भी कम रह गई, यानी जब ये बनी थी तब 90 फीट की थी और वर्तमान में ये 40 फीट तक की। इस बस्ती की गलियां बहुत संक्रिय, इसमें तिपैया वाहन का प्रवेश निषेध है, यानी इसमें से जो तिपैया वाहन जो रिक्शा है वो नहीं आ जा सकते। यहाँ सभी जगह कूड़ा कचरा बिखरा रहता है। यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। इस गंदी बस्ती में मूल्यवान और उपयोगी सामान भी बनाए जाते हैं। जो धारावी है इसका मुंबई की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से बड़ा योगदान है। ये एशिया की सबसे गंदी बस्ती है। 12वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषण कौन सा है। अम्ल वर्षा है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। 13वां प्रश्न है, जल प्रदूषण के लिए कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि उत्तरदायी, यानी जल प्रदूषण कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि से होता है। तीर्थ यात्रा, धार्मिक मेले और पर्यटन के द्वारा भी जल प्रदूषण है वो होता है। 14वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है, इसके स्रोत कौन से। मानव सहन क्षमता से अधिक उच्च स्तर की ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, यानी मनुष्य जितनी ध्वनि सहन कर सकता है उससे अधिक स्तर की जो ध्वनि होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत विभिन्न प्रकार के उद्योग है, मशीन कट निर्माण, तीव्र चालित मोटर वाहन है, वायुयान, सायरन यानी हॉर्न, लाउड स्पीकर, फेरी वाले विज्ञापन, मीडिया इसके स्रोत है। 15वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचार रोग किसके द्वारा होता है। जो 1/4 संचार रोग जो संक्रामक रोग है वो जल के द्वारा होते हैं। 16वां प्रश्न है, केंद्र के द्वारा चलाए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के 5 उद्देश्य कौन से। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो गंगा नदी की सफाई के लिए चलाया गया। इसमें पहला उद्देश्य शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी रखना, यानी नदियों में औद्योगिक प्रवाह को नहीं डालना, नदियों का विकास और नदियों के तल की सफाई करने पर बल देना, नदियों के किनारों पर वनीकरण करना, जैसे जैव विविधता में वर्दी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। 17वां प्रश्न है, भारत में गंदी बस्तियों कोई 4 समस्या बताइए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गंदी बस्तियों की महत्वपूर्ण समस्या कौन सी। इसमें पहला उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण गंदी बस्तियां, न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ स्वास्थ्य सुविधा, खुली हवा, प्रकाश आदि आधारभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है, यानी गंदी बस्तियों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तु है वो उपलब्ध नहीं होती है। कम वेतन प्राप्त होने के कारण इन बस्तियों में निवास करने वाले लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं होते हैं। अति नियमित सफाई व्यवस्था के कारण जगह जगह फैलने कूड़ा करकट के कारण पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी इन क्षेत्रों में फैलती है। इन बस्तियों गरीबी के कारण विभिन्न सामाजिक बुराइयां जैसे नशीली दवाओं और शराब का सेवन, जुआ, गुंडागर्दी, अपराध, पलायन और सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। यानी ये 4 गंदी बस्तियों की महत्वपूर्ण समस्या। इस प्रकार आपके जो 9वां अध्याय उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे बाहर है वो नहीं पूछा जाएगा। आगे जो मानचित्र से संबंधित कार्य है वो हमने एक पिछली क्लास में देखा था, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए। उसके बाद हमें वो 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां मॉडल पेपर है वो हल करेंगे और आपके लिए लाइव क्लास भी लगाई जाएगी। ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप इस चैनल पर जितनी क्लास हल करवाई जाएगी वो सभी देख लोगे तो आपके वो 56 में 56 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो 8 मार्च को पेपर होगा उसमें ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।